नमस्कार, ये है स्पोर्ट्स की बात। मैं हूं तुषार उप्रेती। तो टोक्यो ओलंपिक्स में बहुत कुछ घट रहा है दोस्तों, और 23 साल की अदिति अशोक ने एक बार फिर से गोल्फ जैसे पेचीदा खेल को सुर्खियों में ला दिया है। पेचीदा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम जन के लिए ये बहुत ही मुश्किल पॉइंट्स वाला खेल है, समझ कुछ आता नहीं है। और ये भी सच है कि हम में से ज़्यादा लोगों ने आज तक गोल्फ कोर्स ना तो देखा है, ना ही हमें खेलने का कभी मौका मिला है। तो इस वीडियो में क्या करेंगे? इस वीडियो में वही करेंगे जैसा युवा लोग मुझसे मांग कर रहे हैं कि मैं समझाने की कोशिश करूं कि पॉइंट सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है इस टोक्यो ओलंपिक में। और अदिति अशोक जो इस समय भारत के लिए मेडल की सबसे बड़ी आशा बन के उभर रही हैं, वो दूसरे स्थान पर हैं। क्या वो गोल्ड मेडल जीत सकती है? तो इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी, वो ये कि टोक्यो में गोल्फ के पॉइंट सिस्टम को बड़ा ही सटीक रखा गया है। हालांकि गोल्फ की रियो ओलंपिक में 2016 में 112 सालों बाद फिर से वापसी हुई थी। तो गोल्फ की इस प्रतियोगिता में होता क्या है? होता यह है कि 4 दिनों के इस खेल में 72 होल्स बनाए जाते हैं, यानी प्रतिदिन 18 होल का खेल होता है, जो तकरीबन 4 घंटे के लगभग खिंचता है। यहाँ प्रत्येक खिलाड़ी को मौका दिया जाता है कि वो गेंद को होल में डाले। ये 4 दिनों तक लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। स्कोर हर राउंड में प्रतिदिन अपडेट होते रहते हैं। जिस खिलाड़ी को सबसे कम अंक प्राप्त होते हैं उसे विजेता घोषित किया जाता है। यहाँ थोड़ा सा पीछे से समझिएगा। यहाँ अंकों का कम होना आपके शॉट्स पर है। कैसे? जरा गौर करें। हर खेल में एक स्टार्ट और एक फिनिश पॉइंट होता है। वैसे ही होल कप यानी वह छेद जिसमें गोल्फ बॉल को डालना होता है, यहाँ भी वैसे एक स्टार्ट और फिनिश पॉइंट होता है। स्टार्ट पॉइंट को हम कहते हैं टी, और फिनिश होल पर या कप पर होता है, उसको हम बर्डी भी कहते हैं। खिलाड़ी पहले टी से शुरू करते हैं, यानी कि स्टार्ट से कम शॉट्स मारकर पहले होल में बॉल डालने का प्रयास करते हैं। फिर दूसरे टी से शुरू करते हैं, लेकिन उसी स्टार्ट से, और दूसरे होल में बॉल डालते हैं। जो जितने कम शॉट्स में बॉल पहुंच जाएगा वो विजेता बन जाता है। यहाँ हर राउंड के लिए 3 या 4 प्लेयर्स का एक ग्रुप बना दिया जाता है, और जिस प्लेयर के उस ग्रुप में सबसे कम अंक होते हैं उस विजेता को दूसरे ग्रुप के विजेताओं के साथ एक नए ग्रुप में डाल दिया जाता है, यानी कि रीग्रुपिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। एक होता है पार स्कोर, और इस बार टोक्यो में वह 18 होल्स के लिए है 71, यानी कि 71। अब इस पार स्कोर का मतलब क्या है? पार स्कोर से हमारा मतलब है वह होल तक पहुंचने के लिए गेंद को कितने शॉट्स लगते हैं या स्ट्रोक्स लगते हैं। इसका अनुमान पहले ही, खेल शुरू होने से पहले ही लगा दिया जाता है। ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। आपने गोल्फ कोर्स में देखा होगा ना, कहीं पानी पड़ा होता है, कहीं पे सतह सूखी है, कहीं घास ज़्यादा है, कहीं महीन कटी हुई घास है। उन सबको ध्यान में रखते हुए इसका अंदाज़ा लगा लिया जाता है। जो खिलाड़ी 18 होल्स को 68 स्ट्रोक में मार दे उसे कहते हैं 3 अंडर, क्योंकि आप 71 से 3 कदम पहले ही वहां पहुंच गए हैं। 3 अंडर 2 या अंडर 1 से बेहतर माना जाता है, और कम स्ट्रोक गिने जाते हैं। तो अब अदिति अशोक ने क्या किया है? उन्होंने पहले राउंड में 67 स्ट्रोक्स मारे, दूसरे में 66, तीसरे में 68। आप देखिए कि 67 उन्होंने अगर पहले राउंड में लिया तो 71 से ये कितना कम है। तो टोटल मिलाकर वो कितना कम है? तो उनका पार स्कोर जो इस समय है वो है 12 अंडर, इसलिए वो 12 अंडर की कैटेगरी में है। और सबसे आगे बनी हुई है अमेरिका की नेली कोडा, जो अदिति से 3 पॉइंट आगे है। उन्हें कहेंगे 15 अंडर, यानी कि उन्होंने 3 जो शॉट्स हैं वो कम लिए हैं अदिति से, और उनकी गेंद पहले वहां पहुंच गई है। लेकिन यहाँ एक और छोटा सा झोल है, वो ये, क्रिकेट की तरह ही गोल्फ के खेल को सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्रभावित करती है तो वो है मौसम। और कई बार मौसम की वजह से
72 होल्स का खेल 52 होल्स तक सीमित कर दिया जाता है। ऐसे में उन खिलाड़ियों को फायदा होता है जो लीड में चल रहे होते हैं। अभी तक इस ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में 54 होल्स का खेल हो चुका है, क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं। अगर कहीं आगे का खेल नहीं होता है तो अदिति अशोक सिल्वर मेडल समझिए कि जीत गई है, क्योंकि वो इस समय तालिका में दूसरे नंबर पे है। और अगर तूफान का अनुमान है, जैसा कि बताया जा रहा है कि चौथे दिन टोक्यो में यहाँ पे तूफान आ सकता है, अगर ये अनुमान सही निकलता है तो अदिति जीत गई है। और अगर अनुमान गलत निकलता है तो बचे हुए 18 होल्स का खेल होना बाकी है। अगर अदिति ने अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी तो मान लीजिए कि मेडल तो आ ही रहा है, लेकिन क्या वो गोल्ड होगा या सिल्वर, इसके लिए दुआ करें कि उनकी प्रतिद्वंदी का खेल खराब हो। ऐसे में लीड अदिति को मिल जाएगी। एक छोटी सी चीज़ आपको और बता दूं कि 2016 के रियो ओलंपिक में अदिति अशोक 41वें स्थान पर रही थी। तो टोक्यो ओलंपिक में जो इस समय हो रहा है, जो उन्होंने कारनामा अभी तक कर दिया है, वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। तो उनके साथ अपना सहयोग बनाए रखें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और एक छोटी सी गुजारिश और कुछ लोगों से, कुछ भाइयों से, कुछ दोस्तों से, कुछ सहेलियों से है, वो ये कि यार मेरे पास ना टोक्यो ओलंपिक्स का या किसी भी ऐसे इवेंट का कोई कॉपीराइट नहीं है, तो मैं आपको विजुअल नहीं दिखा सकता हूँ। मैं रिव्यू कर सकता हूँ और मैं बात कर सकता हूँ कंटेंट के ऊपर कि कैसा प्रदर्शन रहा एज ए जर्नलिस्ट, एज ए राइटर। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, तो आप बहुत कुछ समझेंगे। तो कॉपीराइट मेरे पास भी नहीं है और कॉपीराइट देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के पास भी नहीं है। इसलिए जितनी भी तस्वीरें या विजुअल्स आप देखते हैं वो लोग या तो इंस्टाग्राम से निकालते हैं या चुराए हुए होते हैं, तो ऐसा कम से कम मैं नहीं कर सकता हूं। तो यहाँ अगर इस चैनल को आप देख रहे हैं तो थोड़ी सी जानकारियाँ, थोड़ा सा इंस्टेंट न्यूज़, थोड़े से अपडेट और थोड़ा सा मनोरंजन आपको मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देते रहिए ऐसे ही अपना प्यार। यह है स्पोर्ट्स की बात और मैं हूँ तुषार उप्रेती। धन्यवाद।